हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमारा ये 7वां लेसन तोमर, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। 7 राजाओं जयपाल तक हमने पढ़ लिया था। अब आगे पढ़ेंगे 8वां शासक कुमारपाल। कुमारपाल तुर्क आक्रमणकारियों ने तोमरों की शक्ति को पहले से काफ़ी कम कर दिया था। 1021 ईस्वी में जयपाल का उत्तराधिकारी कुमारपाल तोमर राज्य की गद्दी पर बैठा। उसने स्थितियों को सुधारने के लिए कुछ अच्छे प्रयास किए। उसे पता चला कि तुर्क आक्रमणकारी मादूद यहाँ पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है। उसने यह सूचना पाते ही उत्तरी भारत के शासकों से सहायता मांगी। उसकी यह अपील काम आई तथा उत्तरी भारत के बहुत से शासक उसके समर्थन में आ गए। 1043 ईस्वी में थानेश्वर नामक स्थान पर दोनों पक्षों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें विजय भारतीय शासकों के संघ को मिली। भारतीय संघ में चौहान, परमार, कलचुरी तथा तोमर वंश के शासक शामिल थे। इस विजय के बाद तोमर शासकों को एक बार फिर से स्वतंत्रता प्राप्त हुई। अपने सहयोगी शासकों की सहायता से कुमारपाल ने अपने अक्षेत्र से तुर्कों के शासन को उखाड़ फेंका। इसमें कोई शक नहीं है कि यह कुमारपाल की एक महान सफलता थी। उसने काफ़ी समय बाद तोमर राज्य को स्वतंत्रता का स्वाद चखाया। कुमारपाल ने लगभग 1051 ईस्वी तक अपने राज्य पर स्वतंत्र रूप से शासन किया। 31 साल तक उसने शासन किया। अगला है अनंगपाल द्वितीय। अनंगपाल द्वितीय तोमर वंश का एक बहुत ही पराक्रमी तथा सफल संगठनकर्ता शासक था। उसने काफ़ी लंबे समय से बिखरे हुए तोमर राज्य को एक संगठन तथा प्रशासन प्रदान किया था। सेना में अनुशासन को स्थापित करके उसे पहले से ज़्यादा शक्तिशाली बनाया। राज्य की बर्बाद हो चुकी आर्थिक स्थिति को फिर से पटरी पर ला दिया। उसके गौरव का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि उसके समय में उसके राज्य की ओर देखने का साहस किसी में नहीं था। उसके द्वारा जारी की गई मुद्राओं से पता चलता है कि वह जीवन भर स्वतंत्र शासक बनकर रहा। उसने अपनी राजधानी को नया रूप दे दिया। उसमें उसके द्वारा अनेक भवन, प्रासाद, किले, मंदिर, विद्यालयों आदि का निर्माण करवाया गया। मेहरौली की लोहे की लाट भी उसी के द्वारा स्थापित करवाई गई थी। सूरज कुंड का निर्माण भी इस महान तोमर शासक द्वारा करवाया गया था। जो बच्चों, ये सूरज कुंड है, फरीदाबाद में मेला देखने जाते हैं तो ये शुरू तो मतलब सूरज ने करवाया था, जो अनंगपाल के पिता थे, लेकिन समाप्त ये किसने करवाया? अनंगपाल। इसीलिए अनंगपाल का ही नाम इसके बनाने में आता है कि सूरज कुंड का निर्माण किसने करवाया? अनंगपाल द्वितीय ने। आज भी यह कुंड देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। उसने लगभग 1081 ईस्वी तक शासन किया। उसने अपने शासनकाल के दौरान अपने वंश को चरम सीमा पर पहुंचा दिया था। लगभग 32 साल तक उसने शासन किया। अगला है तेजपाल। अनंगपाल के बाद उसका उत्तराधिकारी तेजपाल राजगद्दी पर बैठा। वह एक निकम्मा शासक साबित हुआ। उसके शासनकाल में गजनी के शासक इब्राहिम ने तोमर राज्य पर आक्रमण किया, लेकिन उसने उसका सामना करने की अपेक्षा उसकी गुलामी को स्वीकार कर लिया। उसने अनंगपाल द्वितीय के गौरव को मिट्टी में मिला दिया। उसने अधीन शासक के रूप में 1081 ईस्वी से 1105 ईस्वी तक शासन किया। महिपाल, विजयपाल व मदनपाल। तेजपाल के उत्तराधिकारी के तौर पर महिपाल तोमर राज्य का नया शासक बना। वह भी तेजपाल की तरह अयोग्य शासक सिद्ध हुआ तथा तोमरों के गौरव को वापस स्थापित करने में पूरी तरह से असफल रहा। इसने 1105 ईस्वी से 1130 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी विजयपाल बना, जिसने 1130 ईस्वी से 1151 ईस्वी तक शासन किया। उसे चौहान शासक
अर्णोराज ने बुरी तरह से पराजित किया था। इस क्षेत्र को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। इस हार के बाद तोमर शासक विजयपाल चौहानों की अधीनता में ही शासक बनकर रहा। 1151 ईस्वी में विजयपाल का उत्तराधिकारी मदनपाल तोमर राज्य की गद्दी पर बैठा। चौहान शासक अर्णोराज की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी संबंधी विवाद का फायदा उठाकर तोमर शासक मदनपाल ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इस बात का पता जब चौहान शासक विग्रहराज को चला तो उसने विशाल सेना के साथ हरियाणा पर आक्रमण कर दिया। इसमें मदनपाल की हार हुई तथा चौहान शासक विग्रहराज ने हरियाणा तथा दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। उसने मदनपाल को अपनी ओर से हरियाणा राज्य पर शासन करने के लिए मजबूर किया और वह चौहान शासकों का प्रतिनिधि बनकर 1167 ईस्वी तक राजा रहा। अगला है पृथ्वीराज, ये लास्ट है। पृथ्वीराज इस वंश का अंतिम शासक था। पृथ्वीराज चौहान, वह भी अपने पहले के 2-3 शासकों की तरह अयोग्य सिद्ध हुआ। चौहानों के लिए हरियाणा को अपने अधिकार में लेने का यह अच्छा अवसर था। अब तक उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं किया था। अब उन्होंने तय कर लिया कि हरियाणा को भी सीधे चौहान साम्राज्य के अंतर्गत लाया जाएगा। इसीलिए इस वंश के महान शासक पृथ्वीराज तृतीय ने तोमर वंश का खात्मा करके हरियाणा को सीधे अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार हरियाणा से तोमर वंश का अंत हो गया। तोमर वंश के अंतिम शासक पृथ्वीराज ने 1167 ईस्वी से 1167 ईस्वी से 1189 ईस्वी तक शासन किया। लगभग 23 वर्षों तक शासन किया। अनंगपाल द्वितीय के बाद तोमर वंश के लगभग सभी शासक अयोग्य साबित हुए। इसीलिए राजस्थान की तरफ से आने वाली एक शक्ति ने यहाँ अपने भाग्य को आजमाने का फैसला किया। यह शक्ति इतिहास में शाकंभरी के चौहानों के रूप में जानी गई है। कुछ इतिहासकारों ने इन चौहानों को विदेशी जाति से उत्पन्न बताया है, जबकि कुछ ने इन्हें भारतीय ही बताया है। डॉक्टर दशरथ शर्मा जैसे इतिहासकार ने इन्हें भारतीय मूल का ही बताया है। इनके अनुसार ये आर्य हैं तथा इनका सीधा संबंध अक्षत्रिय वर्ण से है। एक स्थानीय परंपरा के अनुसार भी इन्हें 36 कुलों में एक बताया है। इसके अनुसार इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है तथा कुल वरीयता में ये सबसे ऊपर हैं। चंद्रवरदाई की पृथ्वीराज रासों में चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई गई है। काम्य खानी कवि जान के अनुसार राजपूतों में केवल 3.5 कुल ही महत्व के रह गए थे। ये थे 1 चौहान, 2 तोमर और 3 पंवार तथा आधा से सारे राजपूत। चौहानों ने 12वीं शताब्दी में अपनी शक्ति को काफ़ी बढ़ा लिया था। राजस्थान में बहुत से स्थानों पर उनका प्रभाव स्थापित हो गया था। इन स्थानों को मिलाकर उनका राज्य काफ़ी विशाल बनता था। चौहान वंश के शासक काफ़ी महत्वाकांक्षी तथा वीर थे। 1139 ईस्वी में इस वंश के एक महान शासक अर्णोराज हुआ। उसने महाराज धीराज परमेश्वर श्री की उपाधि धारण की। उसने अब अपना सारा ध्यान हरियाणा की ओर लगा दिया। उसने हरियाणा पर आक्रमण करने शुरू कर दिए। इसका प्रमाण हमें अजमेर में रखी एक चौहान प्रशस्ति से मिलता है, जिसमें लिखा है कि उसकी सेनाओं ने यमुना के पानी को गंदा कर दिया था और हरियाणा की स्त्रियों ने आंसू बहाए। इससे यह संकेत मिलता है कि चौहानों ने तोमरों को यमुना से दूर धकेल दिया था तथा यहाँ भारी जनधन की हानि हुई होगी। यहाँ से उनका पतन शुरू हो गया। अर्णोराज ने तोमर राज्य पर सीधा नियंत्रण न करके उसे अपना अधीन राज्य बना लिया।
यहाँ का आंतरिक प्रशासन तोमरों के हवाले ही रखा गया। चौहानों की यह चाल सफल नहीं हुई, क्योंकि अर्णोराज के बाद जैसे ही चौहानों में उत्तराधिकार का गृह युद्ध शुरू हुआ तो तोमर शासक ने इस स्थिति का फायदा उठाते हुए अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। जब तक गृह युद्ध समाप्त नहीं हुआ तब तक तोमर राज्य एक तरह से स्वतंत्र रहा, लेकिन जैसे ही चौहानों का उत्तराधिकारी विग्रहराज बना, उसने तोमरों को बुरी तरह से हरा के हांसी के किले से भी उनको बेदखल कर दिया। उसने भी इनको पूरी तरह से समाप्त न करके अपने अधीन सामंत बनाकर ही रखा। इस तरह हरियाणा से तोमर वंश का सफाया हो गया है। इन्होंने एक लंबे समय 736 ईस्वी से 1189 ईस्वी तक हरियाणा पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन किया, लगभग 454 ईस्वी तक। उनके पतन का मुख्य कारण अनंगपाल द्वितीय के बाद योग्य उत्तराधिकारियों का न होना रहा। इन कमजोर तथा निकम्मे शासकों ने तोमर वंश के गौरव को मिट्टी में मिला दिया। चौहानों की शक्ति को हल्के में लेना भी उनके पतन का कारण बना। उन्होंने चौहानों के आक्रमणों को देखते हुए न तो अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाया और न ही पड़ोसी मित्रों से कोई सहायता मांगी। इन सभी कारणों तथा घटनाओं ने मिलकर तोमर वंश तथा उनके राज्य के पतन की पटकथा तैयार कर दी और 1189 ईस्वी के बाद वह कुछ समय तक सामंती भूमिका में तो रहे, लेकिन हरियाणा में उनका वास्तविक पतन तो अनंगपाल द्वितीय की मृत्यु के साथ ही शुरू हो गया था। अयोग्य व कमजोर उत्तराधिकारियों की एक श्रेणीबद्ध फौज ने इसको पतन की ओर ज़्यादा तेजी से धकेल दिया। इसके पतन में चौहानों की भूमिका कम तथा तोमर वंश के कमजोर उत्तराधिकारियों की भूमिका ज़्यादा थी। तो बच्चों, ये था तोमरों का पतन, जो हमारा लेसन अब कंप्लीट हो चुका।